क्यों ऐसी गाली देते हो? शाप तो आपको लगेगा, ये शाप उधर को चला गया। जांच की भी जांच होगी, वक्त आएगा। और इस बात को लेकर मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि बातें यही खत्म नहीं होगी। न्यायालय हमारे सामने, कानून ने हमको भी अख्तियार दिया। आप धमकाते क्यों? गुस्सा आता है। जैसे जैसे सत्ता और छिनने वाली होती है ना, गुस्सा दो प्रकार से आता है। मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद। और ये जो खड्डा बना रहे हैं, मालूम नहीं इसमें कौन दफन होगा। ये वक्त बताएगा आपको तारों में। ये खड्डा जो खोद रहे हैं, ये इस खड्डे में कोई भी जा सकता है। और जिन खड्डों की आप बात कर रहे हैं, वो कई लोगों ने मेरे खड्डे खोदने की खुशी, खड्डे खोदे, खाइयां खोदी, बहुत जोर से खोदी। और इस भगवान ने ना, और देवी देवताओं ने मुझे उन खड्डों से निकालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 850 करोड़ रुपए जब से ये योजना बनी है उसमें खर्च हुआ अभी तक, लेकिन घोटाला 1100 करोड़ का। दूसरे दिन इनको लगा कि कुछ ज्यादा हो गया, तो फिर कहा कि नहीं 1100 का नहीं 100 करोड़ का हो गया। फिर कहा कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ। 100 करोड़ का घोटाला जब अधिकारियों से बातचीत हुई, कहा कि अब तो मैंने बोल दिया है, अब तो ये पूरा करना पड़ेगा। बोलते हैं आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जहां से करो, लेकिन जैसे भी करना है, ये आंकड़ा 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना जिद किस तरह की है मुख्यमंत्री जी की। आप अपनी योजना चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी योजना चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस योजना से लाखों लोगों की जिंदगी बची है, उसको आप सिर्फ एक मकसद, राजनीतिक मकसद के साथ बर्बाद करना चाह रहे हैं, तबाह करना चाह रहे हैं, बदनाम करना चाह रहे हैं। ये पाप और श्राप जो है वो निश्चित रूप से आपकी सरकार को लगेगा, इससे मुक्त नहीं हो पाएगी। ये प्रदेश की जनता का जो है वो श्राप लगेगा। और दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, में ये भी मैं कहना चाहता हूं, इस योजना को बंद करने की स्कीम चल रही है, इसलिए विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। विजिलेंस की इंक्वायरी में कुछ ऐसी चीजें नहीं मिल पा रही है जिसमें किसी नेता को इंप्लीकेट किया जा सके, किसी को यह किया जा सके, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो हैरान हूं, माननीय सदस्य जी यहां बोल रहे थे, मैं उस बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करता, आपको सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि यहां पर जो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही कि भाई हिमकेयर के अंतर्गत ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, हाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन कि इतना घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ? जांच चल रही है, अभी तक मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे हैं। कभी विधायकों को बुलाते हैं, कभी किसी अधिकारी को बुलाते हैं। अभी तो जांच चल रही है कि यह जांच करने में आपको बिठाया हुआ है, कितने का घोटाला हो गया। अभी ये सारी बात जब तक जांच जो है, तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, तब तक के लिए आप नहीं कह सकते कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। आप जबरदस्ती जो करना चाहें आप कर लीजिए, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके आप जो करना चाहते हैं करिए। लेकिन ये भी बात मान करके चलिए, अगर अधिकारी भी गलत करने की कोशिश करेंगे, जो अधिकारी इस जांच को जबरदस्ती जो है इस प्रकार से ये करने की कोशिश करेंगे, इसमें से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तो उस जांच की भी जांच होगी। वक्त आएगा। और इस बात को लेकर मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि बातें यही खत्म नहीं होगी। न्यायालय हमारे सामने, कानून ने हमको भी अख्तियार दिया, अधिकार दिया हुआ है। हम अपना पक्ष रखेंगे, वहां जाकर के कोर्ट में भी रखेंगे। और सरकार जब आपकी नहीं होगी, तब उस जांच की भी जांच होगी, जिस जांच के लिए दबाव बना करके आप ये कर रहे हैं। और इसलिए अधिकारियों को मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य है वही करिए। और इसलिए माननीय सदस्य से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बार बार घोटाला हुआ। भाई घोटाले की अगर बात है तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने जांच दे दी। आप उसमें कैसे निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि भाई कि भी घोटाला हुआ ही है? हो सकता है इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आए, उसमें कहा जाए कि भाई कि भी जांच में कुछ ऐसा नहीं पाया गया, तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो इसलिए थोड़ा सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। और कम से कम मुख्यमंत्री जी 4 साल पूरे होने जा रहे हैं आपके, आप काम की शुरुआत कब करेंगे? अभी तो पिछले ही
जांच में चले हुए, पिछले ही खोद खुदाई में चले हुए हैं। ये जो खोद खुदाई हो रही है, जो खड्डा बना रहे हैं, मालूम नहीं इसमें कौन दफन होगा। ये वक्त बताएगा आपको तारों में। ये खड्डा जो खोद रहे हैं, ये इस खड्डे में कोई भी जा सकता है। और मुझे तो ऐसे हालात लग रहे हैं कि जाते जाते अब खड्डा खोद रहे हैं, वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए खोद रहे हैं, अपनी सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए खोद रहे हैं। ये आप मान करके चलिए। तो इसलिए आप आगे बढ़ो, आप काम करिए। प्रदेश के लिए आप जाना चाहिए किसी काम के लिए कि आपने अच्छा काम किया है। यहां पर कह रहे थे कि आपने तो कुछ किया नहीं, हमने रोबोटिक सर्जरी, ठीक है, अच्छी बात, रोबोटिक सर्जरी एक दो जगह होना बहुत जरूरी है, 2 जगह 3 जगह। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में अगर मैं बात कहूं, कितनी जगह रोबोटिक सर्जरी हो रही है, कितनी रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं पर डे। हमने पूछा रोबोटिक सर्जरी के बारे में, हमने पूछा जो जिन हॉस्पिटल में रोबोट लगा है, रोबोटिक सर्जरी का जो है प्रावधान है, 12 से 15 सर्जरी एक दिन की एक ओटी में हो रही है। उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यहां कितना हो रहा है, यहां टांडा की बात बता रहा हूं मैं, जो जानकारी मिली है हमको, उसमें तो हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर रोबोटिक सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए जो आपके पास जो सामान चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, और वो बुत की तरह खड़ा है। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये बड़ी मशीनरी खरीदने का, बड़ी ज्यादा मात्रा में खरीदने के लिए आप करिए, लेकिन कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि हम सारा ये मशीनें खरीद लें, क्योंकि बड़ा पैसा उसमें लगेगा और उसमें से कुछ ऐसा निकलेगा। वो भी आने वाले समय में आपको, तो हम उसकी भी जांच की संभावना है। हम नहीं कह रहे हैं आपकी तरह, हम बदले की भावना से नहीं करते हैं। आवश्यक लगेगा तो जरूर करेंगे, जितनी जरूरत है करिए, जहां आवश्यकता है जरूर करिए, लेकिन उसमें उसका यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम उसका मतलब ऑप्टिमम इसको यूटिलाइजेशन हो। इस बात को सुनिश्चित करने की भी तो जिम्मेवारी है। अगर आपने खरीद करके रख ली और लेकिन वहां पर उसको प्रोसीजर को परफॉर्म करने वाला आपके पास डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे उसका। तो इसलिए बहुत चीजें, उन चीजों का जिक्र मत करिए। यहां आज की तारीख में आदमी मर रहा है बेसिक सुविधाएं हॉस्पिटल में ना होने की वजह से। वो कब देंगे, वो विषय है सोचने का। इसलिए मैं दवाइयों के बिना आदमी मर रहा है, उसका ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर डिले हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर जो उसमें डिले हो रहा है, ट्रीटमेंट समय पर नहीं मिल पा रहा है, ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है, इन सारी चीजों को लेकर के सोचिए। यही मुझे कहना था अध्यक्ष महोदय। मैं तो सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य जी ने कहा, जो फैक्ट्स पर नहीं बोला, इसलिए मैं उठा बोल रहे हैं। बाकी मैं थोड़ा कल बोलूंगा, थोड़ी बात कल करूंगा। आप मुख्यमंत्री जी आए कल, तो आपने जवाब देना होगा। मैं कल चौधरी चंद्र कुमार जी बैठे हैं, मंत्री है, प्राइवेट 40s में गए, इनको पता नहीं था कि अभी यहाँ स्टार्ट हो गई है। पता होता तो भी बेचारे यहाँ करवाते। 6 लाख रुपया लगा। और आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ रोबोटिक सर्जरी का आम आदमी से 30,000 रुपया लिया जा रहा है, 90,000 की सब्सिडी दी जा रही है। क्यों ऐसी गाली देते हो? शाप तो आपको लगेगा, ये शाप उधर को चला गया। जो गरीब आदमी 30,000 रुपये में रोबोटिक सर्जरी करवा कर जाएगा, 90,000 सब्सिडी पाएगा, वो दुआ देगा जब वो पूरा ठीक होगा। हमने कहा जो स्पेशल वार्ड लेता हो, जो स्पेशल वार्ड लेता है, वो पैसा स्पेशल वार्ड लेके देने की कैपेसिटी रखता है, तो उसमें हमने 50,000 किया, 80,000 किया। लाख परिवारों को, जिसमें से 90,000 परिवार ऐसे जो कभी भी IRDP में नहीं आए, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। हम 2 अक्टूबर से अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो 2 लाख परिवारों को 1500 रुपया भी देगी, 300 यूनिट बिजली फ्री भी देगी। हिमकेयर का घोटाले की बात कर रहे हैं, मेरे साथी ने घोटाला बोला, क्या तकलीफ हुई, क्या समस्या हुई? आपने बोला अगर हिमकेयर में घोटाला है तो इंक्वायरी करवाइए। आपने बोला, आपने मुझे कहा, जनकराज ने कहा कि हमारा हिमकेयर में घोटाला, भाई इंक्वायरी करवाइए। मैंने आपकी भावनाओं की कदर की और आपकी इंक्वायरी करवा दी। इसी इस हाउस में बोला, अब मैं आपकी भावनाओं की भी कदर ना करूं
अगर हमने तथ्य रखे हैं, आप तो ऐसे जा रहे हैं इनको मर्दों के बच्चादानी के ऑपरेशन के बिल बने, 4 मर्दों के बच्चों के ऑपरेशन के बिल बने, वो आए हैं। अब क्यों बने, क्या बने, मैं उस परिस्थिति में नहीं जाना चाहता। मैंने तो जयराम प्रतिपक्ष के नेताजी की कदर की थी, एक विधायक थे जनक राज जी, उनकी भी कदर की, और हिमकेयर का मैंने दे दिया विजिलेंस में। और भी बोल लेंगे तो मैं करवा दूंगा। अगर कोई आपके साथ किसी की लगती हो इंटरनल पार्टी में तो मुझे सुबह शाम को फोन कर देता, मैं करवा दूंगा। मैं नहीं इसमें पीछे रहने वाला, क्योंकि जिनकी नीयत साफ होती, हम इस प्रदेश के लिए, मैं रात के 1-1 बजे तक पढ़ के भी बात कर लेता हूं अफसर से, सवेरे उठ के करता हूं। इनके लिए आप बड़े, मैं देख रहा था एक वीडियो चला हुआ, बिजनेस दफ्तर में जा रहे हैं जैसे कि युद्ध जीत कर आए हुए, आजादी की लड़ाई जीत कर आए हुए, भ्रष्टाचार के पैसा खाया हुआ, और ऐसे चले हुए 5-6 उनके समर्थकों, 15-16 डॉलर है। अरे कुछ तो शर्म करो, आप ही की चार्जशीट में तो उनके नाम है, तुम तो ईमानदार हो, पर उनको तो देखो, जिसकी चार्जशीट जो लिख रहे थे जयराम जी 2017 में, तो उनके नाम क्यों डाले? मैंने बोला था राजेंद्र राणा का नाम डालो, मैंने बोला था सुधीर शर्मा का नाम डालो, मैंने बोला था हर्ष महाजन का नाम डालो, आज उन्हीं के पीछे चले हुए ये। अरे भी कुछ तो नीतियां थी आपकी, कुछ तो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों से भड़क चुकी है। अगर आप ऐसे ही रहे ना, तो मैंने आपको कहा ना कि 16 तो नजर नहीं आएंगे, वो अभी भी नहीं आएंगे, 28 से भी कम हो जाएंगे। ये मैं, अगर आप कहीं ठीक ढंग से चल पड़े तो फिर 20 तक पहुंच जाएंगे। हमारी सरकार इनकी चार्जशीट पर इंक्वायरी करवा रही है, हमारी सरकार इनकी चार्जशीट पर इंक्वायरी करवा रही है, और इसमें हिमकेयर घोटाला जो है ये आप ही की देन है। जो सच्चाई होगी उस पर एक्शन करेंगे, नहीं होगी आपसे पूछ लेंगे कि किसको करना है, क्या करना है। आप धमकाते क्यों? गुस्सा आता है। जैसे जैसे सत्ता और छिनने वाली होती है ना, गुस्सा 2 प्रकार से आता है। मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद, और जिन खड्डों की आप बात कर रहे हैं, वो कई लोगों ने मेरे खड्डे खोदने की खुशी, खड्डे खोदे, खाइयां खोदी, बहुत जोर से खोदी, पर इस भगवान ने ना, और देवी देवताओं ने मुझे उन खड्डों से निकालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। हम कोई भी चीज, ना हमारी नियत में खोट है, ना सोच में खोट है, हम ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं।